मान लो हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से है कि ये एक डिस्क है और उसमें ये हाफ डिस्क में फिर एक हाफ डिस्क निकला हुआ है, इस टाइप से है। ये एक डिस्क है जिसमें कि कुछ निकला हुआ है, ये है हाफ डिस्क का सेक्टर है। इनर रेडियस है ए मान लो, और आउटर रेडियस है बी। इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी। पूछा गया इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो सिमेट्री से ये तो पता है कि इसके ऊपर लाई करेगा, बाय सिमेट्री ये तो पता है इसके ऊपर लाई, बट कहाँ लाई करेगा। मेरे पास के दो मेथड्स हैं, एक है इंटीग्रेशन का और दूसरा है थ्रू कैविटी। हम दोनों से निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। हम एक इंटीग्रेशन के मेथड से निकाल रहे हैं और एक कैविटी के मेथड से। हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं सिग्मा है इसका मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा है। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, इसकी वैल्यू है टोटल मास m डिवाइडेड बाय टोटल एरिया पाई इंटू बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 होगा। बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है बताओ, पूरा सेक्टर में से ये माइनस कर दो, पाई बी स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 2। ये इसका है मास पर यूनिट सरफेस जो है एरिया। हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक डिस्टेंस r पे जा रहे हैं। हम यहां से, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक ऐसे पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको इसको एक ऐसी चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो हम जानते हैं। हम हाफ रिंग का जानते हैं, इसको हम छोटे छोटे हाफ रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और हर रिंग को हम क्या करेंगे, उसके सेंटर मास पे रिप्लेस करते जाएंगे। हम यहां से आ रहे हैं कहां पे, डिस्टेंस r पे। हम यहां से आ रहे हैं डिस्टेंस r पे, यहां से हम एक रेडियस लेते हैं r, यहां से हम रेडियस लेते हैं r, ठीक है। और r लेने के बाद हम इसको थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, बहुत थोड़ा सा dr, इसमें रेडियस लेते हैं r और फिर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं dr। ये एक थिन रिंग कटेगा, ये एक थिन रिंग कटेगा। इस रिंग का मास कितना होगा और इस रिंग का सेंटर मास कहां होगा। ये जो हाफ रिंग कटेगा r और dr के बीच में, हम जानना चाहते हैं इस रिंग का मास कितना होगा, इसका सेंटर मास कितना होगा। तो ये जो हाफ रिंग दिख रहा है इसका मास होगा dm इज इक्वल टू पेरीमीटर। ये हो गया पेरीमीटर, ये कितना हो गया पेरीमीटर, टोटल लेंथ इंटू dr, टोटल लेंथ इंटू dr। लेंथ कितना है इसका पाई r, हाफ रिंग का लेंथ कितना होगा, आर्क लेंथ पाई r, और इसकी थिकनेस है dr। ये हो गया एरिया इंटू सिग्मा। दिस इज द मास, सही है, इज दिस द मास, सही है। इस रिंग का, इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है कितने हाइट पे, इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है, तो इसका जो वाई सेंटर ऑफ मास होगा, इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास तुम जानते हो वाई सेंटर ऑफ मास होगा इसका। इस रिंग को तुम रिप्लेस कर सकते हो, ये पॉइंट मास एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r बाई पाई, कर सकते हो ना, हम कर चुके हैं। अब क्या है, ऐसे ऐसे जितने रिंग बनेंगे सबको उसके सेंटर पे पॉइंट मास के फॉर्म में रखते जाओ। और पॉइंट मास में फॉर्मूला क्या होता था, वाई सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम, इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम। कितना आएगा बताओ, वी वुड गेट इट इक्वल टू बी इंटीग्रल ऑफ y का मतलब हो गया 2r बाई पाई, y जहां उसको रिप्लेस कर रहे हैं, हर रिंग को उसके सेंटर ऑफ मास पे रिप्लेस कर रहे हैं 2r बाई पाई, और उसकी मास है पाई r dr इंटू सिग्मा, पाई r dr इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय, या तो इंटीग्रल ऑफ dm लिखो, या तो इंटीग्रल ऑफ dm लिखो, या तुम जानते हो टोटल मास m है, या तो तुम इंटीग्रल ऑफ dm लिखो, या तुम जानते हो कि टोटल मास m है, टोटल मास m डाल दो। इसको जब इंटीग्रेट करोगे टोटल मास m ही आएगा, क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट जो है करोगे तो भी तुमको वही आएगा। या इसको एक काम करो, इंटीग्रल ऑफ dm है तो इसको लिख दो इंटीग्रल ऑफ पाई इंटू r dr इंटू सिग्मा। अब तुम जब इसको करोगे देखो ये पाई कट गया,
सिग्मा बाहर आके कट जाएगा, यूनिफॉर्म है, सिग्मा कांस्टेंट है। ये आ जाएगा 2 बाहर इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी आर, और ये हो जाएगा पाई बाहर इंटीग्रल ऑफ आर डी आर। कहां से कहां तक जाओगे? इनर रेडियस ए से लेकर आउटर रेडियस बी तक, इनर रेडियस ए से लेकर आउटर रेडियस बी तक। तो कितना आएगा बताओ? ये जाएगा 2 बाहर आर क्यूब बाई 3, सो बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाय पाई बाहर बी स्क्वायर बाई 2, देखो आर स्क्वायर बाई 2, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा ना। आर का इंटीग्रल आर क्यूब बाई 3, आर का इंटीग्रल आर क्यूब बाई 3 और आर स्क्वायर का, और आर का इंटीग्रल आर स्क्वायर बाई 2। तो कितना आएगा बताओ? ये आ जाएगा देखो 4 बाई 3, 4 पाई बाय, सॉरी 4 बाई 3 पाई, 4 बाई 3 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाय बी माइनस ए। इसको लिख दो बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय बी प्लस ए। यही ना? सही है? बी माइनस ए, हाँ। अब हम इसी को कैविटी मेथड से निकालते हैं। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं? कैविटी मेथड से निकाल रहे हैं। कैसे? हम ये कह रहे हैं ये एक कंप्लीट डिस्क था, ये एक कंप्लीट डिस्क था जिसकी रेडियस क्या थी? बी, जिसकी रेडियस क्या थी? बी। ये कंप्लीट डिस्क था, और यहां पर एक निगेटिव मास का डिस्क रखा हुआ है, और यहां पर एक निगेटिव मास का दूसरा डिस्क रखा हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है? ए। एक कंप्लीट हाफ डिस्क जिसकी रेडियस बी है, उस पे एक निगेटिव डिस्क जिसकी रेडियस ए है रखा हुआ है। तो क्या होगा देखते हैं। हम कह सकते हैं y कंप्लीट, व्हाट द y कोऑर्डिनेट ऑफ कंप्लीट मास, व्हाट द y कोऑर्डिनेट ऑफ कंप्लीट मास। अगर कंप्लीट डिस्क होता, और कंप्लीट डिस्क होता तो उसका y कोऑर्डिनेट होता 2b बाई ए, 2b बाई पाई। सही है? इज दिस करेक्ट? 2r बाई पाई, नहीं सॉरी 4r बाई 3 पाई होगा। और कंप्लीट डिस्क होता, कंप्लीट हाफ डिस्क होता, कंप्लीट अगर हाफ डिस्क होता तो उसका सेंटर कहां होता था डिस्क का? याद है? 4r बाई 3 पाई बताए थे। मास ऑफ कंप्लीट डिस्क कितना होगा? सिग्मा इंटू पाई बी स्क्वायर बाई 2, सिग्मा इंटू पाई बी स्क्वायर बाई 2। हाफ डिस्क का टोटल मास ये होता है। करेक्ट है ना? y कोऑर्डिनेट ऑफ कैविटी मटेरियल, ये कैविटी मटेरियल है, ये जो कैविटी मटेरियल दिख रहा है जो निगेटिव मास रखे हैं, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? 4a बाई 3 पाई होगा। रेडियस उसका a है, 4a बाई 3 पाई। उसकी मास लेनी है निगेटिव में, माइनस m कैविटी कितना होगा बताओ? माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 2। सही है? माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाय 2। ये जो हाफ निगेटिव मास रखे हैं उसका एरिया है पाई ए स्क्वायर बाय 2, और मास पर यूनिट एरिया है दिस सिग्मा। सही है? इसका अब सेंटर मास निकालते हैं। निकाल दें। क्या लिख सकते हैं? y रिमेनिंग कितना होगा बताओ? व्हाट इज y रिमेनिंग? m1 m कंप्लीट x कंप्लीट m कंप्लीट y कंप्लीट प्लस माइनस m कैविटी y कैविटी बाय m कंप्लीट प्लस माइनस m कैविटी। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस क्या होगा बताओ? हम यहां पे इसको निकाल रहे हैं, थोड़ा स्पेस बना रहे हैं यहां पे, हम यहां पे निकाल रहे हैं y रिमेनिंग इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, सिग्मा इंटू पाई बी स्क्वायर बाय 2 इंटू
4b/3 प्लस -m माइनस सिग्मा इंटू πa²/2 इंटू 4a/3 बाय दिस प्लस दिस सिग्मा इंटू πb²/2 प्लस माइनस ऑफ सिग्मा इंटू πa²/2। अब बताओ क्या आएगा, क्या क्या इसमें कट जाएगा। सिग्मा सब में से कॉमन आके कट जाएगा, हटा दो। पाई सब में से कॉमन आके कट जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा, देखो ऊपर में बचेगा 4/6 कॉमन, 4/6 कॉमन, b³ माइनस a³, 4/6 कॉमन, b³ माइनस a³। नीचे में क्या बचेगा, 1/2 कॉमन, b² माइनस a²। क्या वैल्यू सेम है, देखो तो क्या ये सेम है। ये और ये कट गया, 3 से कट गया ना, आ गया 4/3 ऊपर b³ माइनस a³ बाई b माइनस a, यही ना है। सही है जी, सही है। तुम जिससे निकालना चाहो तुम निकाल सकते हो, जो बेटर लगे, ठीक है। चलो एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। देखो मान लो हमसे एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि एक हाफ रिंग है, एक हाफ रिंग है, लेकिन उस रिंग में जो मास पर यूनिट लेंथ है वो एंगल डिपेंडेंट है। जो मास पर यूनिट लेंथ है वो एंगल डिपेंडेंट है। कैसे है, इस तरह से देखो, हमसे ये कहा गया है कि मान लो ये एक हाफ रिंग है, ये एक हाफ रिंग है, ठीक है, हाफ रिंग है, रेडियस है r। और इसमें क्या है कि इसमें तुम यहां से अगर किसी एंगल थीटा पे जाओ, तुम यहां से अगर किसी एंगल थीटा पे जाओ, तो जो इस पॉइंट पे लैम्डा है एज फंक्शन ऑफ थीटा, वो दिया हुआ है लैम्डा नॉट साइन थीटा। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये लैम्डा कहीं नेगेटिव ना हो जाए, जैसे हम कॉस फंक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 0 से 180 तक साइन फंक्शन पॉजिटिव आता है ना। मास पर यूनिट लेंथ, मास नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये है, हमसे पूछा है बताओ इसका सेंटर मास कहां लोकेटेड होगा। अब क्या है, अब ये सिमेट्री तो रहा नहीं, कुछ सिमेट्री का तो कुछ वैसा कंसेप्ट है नहीं। तो काम करते हैं, हम यहां थीटा पे जाते हैं और फिर वेरी वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा जाते हैं और यहां छोटा सा टुकड़ा कट कर लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं ओरिजिन, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट पर हम छोटा सा टुकड़ा थीटा और डी थीटा में अभी भी कट करेंगे। इसका मास होगा dm इज इक्वल टू, इसका जो मास होगा dm, छोटा सा टुकड़ा है जो एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा, इसका मास होगा लैम्डा एट दैट पॉइंट इनटू लेंथ आर डी थीटा। और लैम्डा तुमको दिया हुआ है कितना है, लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा। आर डी थीटा लेंथ है और उस पॉइंट पे लोकल वैल्यू ऑफ मास पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा डी थीटा है, ठीक है। तो तुमने उसको निकाल लिया। अब तुम क्या करोगे, देखो, और इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो। इस पॉइंट मास का एक्स कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट मास का एक्स कोऑर्डिनेट है आर कॉस थीटा, और इस पॉइंट मास का वाई कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा। देखो आर कॉस थीटा ये, आर साइन थीटा ये। अब वही फॉर्मूला जो है हमारा,
और हम पूरा एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो, इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम कितना हो जाए बताओ। इंटीग्रल ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, आर कॉस थीटा, एक्स डीएम, डीएम कितना था, लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा, डिवाइडेड बाय डीएम का इंटीग्रल क्या होगा, लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा। कहां से कहां जाओगे, जीरो से लेके 180 डिग्री तक जाओगे, जीरो से लेकर पाई तक जाओगे। लैम्डा नॉट बाहर आके कट जाएगा, कांस्टेंट है, कितना आ जाएगा बताओ, ऊपर में आएगा आर स्क्वायर बाय टू, आर स्क्वायर बाय टू साइन 2 थीटा डी थीटा, क्योंकि इसको ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर बाय 2 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, आर बाहर साइन थीटा डी थीटा, यहां भी आर बाहर, ये जीरो से पाई, ये भी जीरो से पाई, ये और ये तो कट गया, आ जाएगा आर बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा का इंटीग्रल हो जो है होगा माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, साइन 2 थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, कहां, जीरो से पाई, डिवाइडेड बाय साइन थीटा का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस थीटा, जीरो से पाई, दैट इज इक्वल टू, ये कितना है बताओ, ये हो जाएगा आर बाय 4, बाहर निकाल दो, आर बाय 4, यहां माइनस माइनस कैंसिल कर दो, माइनस नीचे माइनस ऊपर कैंसिल कर दो, कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, सही है ना। तो कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब है कि y कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसके बाद इसी लाइन पे लाई करेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा, ये तो 0 आ गया, इसी लाइन। क्या हम इसको बिना कैलकुलेशन के भी कह सकते थे कि इसी लाइन पे लाई करेगा, हम कह सकते थे, ध्यान दो, यहां से थीटा लो या यहां से थीटा लो, यहां से थीटा लो या यहां से थीटा लो, याद रखना साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा है। तो यहां से थीटा लोगे तो यहां डेंसिटी था साइन थीटा, और यहां से थीटा लोगे तो ये कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा, यहां और यहां डेंसिटी सेम आएगा, मिरर इमेज है, तो वो हम बिना कैलकुलेशन के भी कह सकते थे, सिमेट्री अभी भी है। इसको मिरर मान लो तो इसके सामने का जो भी एलिमेंट है इसके सामने इक्वल है, तो इस पे लाई करेगा ही। तो यहां पे तुमको वैसे भी 0 आ रहा है और तुम सिमेट्री से बोल सकते थे। तो चलो x कोऑर्डिनेट का तो हमको समझ में आ गया 0 होगा, हम y कोऑर्डिनेट पे जा रहे हैं, y कोऑर्डिनेट 0 नहीं आएगा, सही जी, y कोऑर्डिनेट 0 नहीं आएगा। इसीलिए बोलते हैं जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बेसिकली होना तो यही चाहिए कि जब आईआईटी के क्वेश्चंस आते हैं दिस विल बी मोर लॉजिकल एंड लेस मैथमेटिकल। तो जहां भी हम लॉजिकली चीजों को कर सकते हैं वो ज्यादा बेटर वे है कंपेयर टू हम उसको मैथमेटिकली करें। हम इसको पहले भी सोच के कह सकते थे, हमको लगा था हम कुछ सोचें लेकिन मैंने सोचा नहीं, ठीक, बट हम सोच सकते हैं, हम कैलकुलेशन और टाइम बचा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज फिजिक्स मीन्स लॉजिक, इट इज नथिंग टू डू विथ मैथ्स। मैथ तो क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक है, +2 फिजिक्स में 11-12 का फिजिक्स हमारा न्यूटनियन फिजिक्स में लॉजिक बहुत काम करता है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमको यहां क्या पता था y कोऑर्डिनेट कितना था r sin थीटा, सो लेट अस फाइंड y सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रल ऑफ y dm बाय इंटीग्रल ऑफ dm, y का मतलब है r sin थीटा, dm का मतलब है, dm का मतलब कितना था, लैम्डा इंटू लेंथ, लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा, लैम्डा नॉट साइन थीटा इंटू आर डी थीटा बाय
इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, तो यहां देखो क्या होगा, लैम्डा नॉट कांस्टेंट कट गया, एक आर कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आर बाहर, एक आर बाहर, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय साइन थीटा डी थीटा, 0 से पाई, 0 से पाई, एंड दैट इज इक्वल टू, आर बाहर निकाल दो, आर बाहर निकाल दो, इसको इंटीग्रेशन लोग बाद में इसको देखोगे, साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। सही है, डी थीटा बाय इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, 0 से पाई। तो ये देखो क्या है, क्या चीज, कहाँ छोड़ दिया सिंबल, यहाँ पे सिंबल कहाँ छोड़ा है, अरे 0 से पाई, ये बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, कहाँ किया है, साइन स्क्वायर थीटा कहाँ किया इंटीग्रेट, ये y कोऑर्डिनेट है, ये dm है, y dm को इंटीग्रेट करना है, ये dm है, ये dm है, कहाँ किया इंटीग्रेट, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा है मैंने, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा r बाय 2 बाहर निकाल दो, r कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन थीटा, इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन 2 थीटा बाय 2, इसका 1 का d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से पाई, डिवाइडेड बाय इसका माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 0 से पाई। तो देखो ये टर्म तो वैनिश हो जाएगा, साइन 2 पाई 0, साइन 0 0, बट ये हो जाएगा पाई माइनस 0, ये हो जाएगा r बाई 2 टाइम्स ऑफ, जब पाई डालोगे तो ये बचेगा, ये खत्म, 0 दोगे तो ये और ये खत्म, ये हो जाएगा पाई, समझ रहे हो, साइन 0 और साइन पाई दोनों में ये खत्म, साइन पाई में ये रहेगा पाई में, और ये 0 दोगे तो खत्म, और ये हो जाएगा cos 0 माइनस कॉस पाई, cos 0 माइनस कॉस पाई, 1 माइनस माइनस 1 2, तो कितना आ जाएगा बताओ, पाई बाय 4 टाइम्स ऑफ r, कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 टाइम्स ऑफ r। तो इसका सेंटर मास यहां से ऊपर लाई करेगा, कितने डिस्टेंस पे, पाई r बाय 4 पे, पाई r बाय 4 पे, ठीक है। no, यही सब इंटीग्रेशन होते हैं जो हमको करने पड़ते हैं, ये इंटीग्रेशन जो हमको करने पड़ते हैं। चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले हम 2 क्वेश्चन और ले रहे हैं, बिफोर आई एम गोइंग टू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिफोर आई एम गोइंग टू टेक मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मूव कैसे करता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले रहे हैं कि हमारे पास ऐसा है कि ये एक डिस्क है, एक हाफ डिस्क है, एक हाफ डिस्क है, रेडियस है, बट इसकी ये क्या है, इसकी जो लेयर है, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी, इसकी जो सिग्मा है वो फंक्शन ऑफ आर है, सो बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया। ये कोई फंक्शन दिया हुआ, कोई भी फंक्शन दिया पॉसिबल है, हो सकता है ये फंक्शन हो सिग्मा इक्वल टू कुछ भी ले लो, मान लेते हैं कि सिग्मा नॉट इंटू आर है,
सिग्मा नॉट इंटू आर, या कुछ भी दे सकते हैं, सिग्मा नॉट बाय आर, सिग्मा नॉट इंटू आर स्क्वायर, कुछ भी। ये रेडियस का फंक्शन है, रेडियस के साथ ये डेंसिटी वेरी कर रहा है, यानी हर रेडियस पे अलग अलग है। इसका सेंटर मास निकालना है, क्या करेंगे, यहां डिस्टेंस आर पे जाओ, यहां किसी डिस्टेंस आर पे जाओ, इस पूरे पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से सेम है, तो ये पूरा पॉइंट इक्वी डेंसिटी है। अब इसमें क्या करें, थोड़ा सा मूव कर जाओ डिस्टेंस डी आर, इस आर से लेके डी आर तक में थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कर जाओ डी आर, बहुत छोटा सा, और तुम ये डिस्टेंस मूव कर जाओ डी आर, तो तुम लिख सकते हो इसकी जो मास होगी डीएम, इस एलिमेंटल रिंग की जो मास होगी डीएम, वो क्या होगा, सिग्मा जो उस पॉइंट पर है, सिग्मा जो इस रेडियस पर है, इनटू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप कितना होगा, पाई आर, पेरीमीटर हाफ का, पाई आर इंटू डी आर। और अगर हम इस स्ट्रिप को खोल दें तो क्या मिलेगा हमको, हमको एक लेंथ मिलेगा, हाफ रिंग का लेंथ कितना होता है, पाई आर, इसकी थिकनेस कितनी मिलेगी, डी आर। और इस पॉइंट पर, इन सब पॉइंट्स पे सिग्मा ये था, किसी और पॉइंट पे सिग्मा चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डीएम इज इक्वल टू सिग्मा नॉट आर इंटू पाई आर डी आर। ये इसका मास हो गया। चूंकि ये एक रिंग है, हाफ रिंग, हम इसके सेंटर मास में इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसका जो सेंटर मास होगा, y सेंटर ऑफ मास, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, क्या होता था, रिंग है ना, ये रिंग्स में इसको डिवाइड किए, कितना होगा, 2r बाय पाई होगा ना। इस रिंग की रेडियस बाय पाई, 2r बाय पाई। अब क्या करेंगे, y सेंटर मास टोटल निकालना है, इंटीग्रल y dm बाय इंटीग्रल ऑफ dm, दैट इज इक्वल टू 2r बाय पाई, dm का मतलब है 2r बाय पाई इंटू सिग्मा नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा नॉट आर स्क्वायर इंटू पाई डी आर, सिग्मा नॉट आर स्क्वायर इंटू पाई डी आर बाय इंटीग्रल ऑफ सिग्मा नॉट आर स्क्वायर इंटू पाई डी आर, सिग्मा नॉट आर स्क्वायर इंटू पाई डी आर। सही है ना। अगर सिर्फ ये पूछते कि इसका टोटल मास कितना है, अगर सिर्फ ये पूछते कि इसका टोटल मास कितना है डिस्क का, तो तुम क्या करते, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करते, डीएम को। इसको कहां से कहां लेके जाओगे, जीरो से लेके आर तक, इसको कहां से कहां लेके जाओगे, जीरो से लेकर आर तक। जरा इसमें कैंसिल कर देते हैं, जो जो जा रहा है, कौन कौन सा जाएगा, सिग्मा नॉट को पहले उड़ा दो, पाई और पाई को पहले उड़ा दो, रेडियस है वेरिएबल, 2 निकाल दो बाहर, 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ आर क्यूब डी आर, नीचे पाई को बाहर निकाल दो, इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी आर, जीरो से आर, 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना है बताओ, आर टू द पावर 4 बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स ऑफ आर क्यूब बाय 3। सही है ना। ये जो है हो जाएगा, देखो 3r बाय 2 पाई, सही है, पाई 2, हाँ ठीक है, 3r बाय 2 पाई। दिस इज द हाइट ऑफ सेंटर मास फ्रॉम द सेंटर, दिस इज द हाइट ऑफ सेंटर मास फ्रॉम द सेंटर। हाँ सर, इस जीरो से अपन आर तक क्यों ले गए सर, इसमें रेडियस है ना आर इसका। तुमने यहां पर एक रिंग लिया है, तुमने यहां एक रिंग लिया ना ऐसे करके, आर और डी आर के बीच में, यस सर, इसीलिए ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई कमिंग टू सेंटर ऑफ मास का मोशन। देखो एक पैराबोला है, एक मेरे पास पैराबोला, उसको अगर बहुत तेज घुमा दें, रोटेट कर दे, वो एक सरफेस बनाता है,
उसको भर दे, वो एक वॉल्यूम बनाता है। हमको उसका सेंटर मास निकालना है। समझो, हमसे ये कहा गया है कि ये एक पैराबोला है। क्या है? ये एक पैराबोला था। कैसा? इसका इक्वेशन है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इसका इक्वेशन था y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये तो y इज इक्वल टू के, ये एक पैराबोला था, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू एक्स स्क्वायर। हमने इसको स्पिन कर दिया। क्या किया? स्पिन कर दिया। और हम इसको अगर हम रोटेट कर देंगे तो ये क्या बनेगा? एक सरफेस बनाता है। उस सरफेस को बोलते हैं पैराबोलॉइड। क्या बोलते हैं? पैराबोलॉइड। ये है पैराबोला, ये है पैराबोला। और हम इसको रोटेट कर दे ऐसे तो एक सरफेस बनाएगा, एक कप जैसा बनाएगा। उसको, उस सरफेस को बोलते हैं पैराबोलॉइड। इस पैराबोलॉइड का एक वॉल्यूम होता है। और हम इस पैराबोलॉइड को एक मटेरियल से भर दें, समझ रहे हो ना? इसको मैं किसी यूनिफॉर्म मटेरियल से भर दें। इसकी हाइट हम ले रहे हैं, या इसकी हम अपर रेडियस, चलो इसकी हम हाइट ले रहे हैं h। इसकी हाइट हम कितनी ले रहे हैं? h। हमको इसका सेंटर मास निकालना है। और यही क्वेश्चन तो किसी भी फॉर्म के, किसी भी चीज टाइप के इक्वेशन में पूछा जा सकता है। हालांकि तुम्हें पूछा नहीं जाएगा, एडवांस में पूछ दे तो पूछ दे, वैसे मेंस में, मेंस तक में तो कभी नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो इसको मैंने स्पिन कर दिया इसके अबाउट, तो एक वॉल्यूम जनरेट हुआ। उसको मैंने यूनिफॉर्म मटेरियल से भर दिया डेंसिटी रो से। और हमको इसका सेंटर मास निकालना है। इसकी हाइट h है और इसका जो आउटर प्रोफाइल है या इसका जो प्रोजेक्शन है वो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है। ठीक, हमको इसका सेंटर मास निकालना है इस पूरे मटेरियल। इसको मैंने पानी से भर दिया, कुछ भी, इसका सेंटर मास निकालना है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? समझो, हम इसको डिस्क में कट करते हैं। हम क्या करते हैं, और यही हम सॉलिड स्फीयर में भी करते हैं, सॉलिड हाफ स्फीयर में भी, कहीं भी। हम यहां से क्या करते हैं? किसी डिस्टेंस y पे जाते हैं। हम यहां से किसी डिस्टेंस y पे जाते हैं, चले गए। यहां हमने एक ऐसे करके एक सेक्शन बनाया। फिर हम यहां से बहुत ही छोटा डिस्टेंस, नेग्लिजिबली स्मॉल, y से मूव करके कहां तक जाते हैं? y प्लस dy तक। यहां एक डिस्क कटेगा, एक डिस्क कटेगा, एक ऐसा डिस्क, एक ऐसा डिस्क जो कॉइन के जैसा होगा, जिसकी थिकनेस कितनी होगी? dy। इसकी थिकनेस होगी dy, और रेडियस यहां पे अगर इसकी x है, अगर ये x है, इसकी रेडियस होगी x। समझ रहे हो? कट दिस इनटू स्लाइसेस। इसको स्लाइस में कट करो। ये तुम y और dy के बीच में जो तुम कट करोगे, ये क्या कहलाएगा? ये डिस्क कहलाएगा। सो कट ए थिन डिस्क, कट ए थिन डिस्क बिटवीन हाइट्स y एंड y प्लस dy। तो तुम्हारा ये जो डिस्क कटेगा इस तरह से, तो ये डिस्क जो कटेगा इस तरह से, इसका दो चीज लिख लो। अब इस डिस्क को इसके सेंटर मास में रिप्लेस कर दो। जैसे हमने क्या बताया था, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम्स, सो दिस होल थिंग इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच डिस्क। ऐसे ऐसे डिस्क को बना के ये बना है। तो क्या करते हैं हम? पहले इसका मास लिख लेते हैं, dm। dm इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर dy इंटू रो। सही है? इसकी रेडियस होगी x, थिकनेस होगी dy, डेंसिटी है रो। इसको कहां रिप्लेस करेंगे? यहां पर। इसका सेंटर मास यहां पर है, इसका सेंटर मास यहां पर है। तो इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y, अगर ये ओरिजिन है तो इसके सेंटर मास का y कोऑर्डिनेट होगा y। तो इस डिस्क को हमने इसके सेंटर मास में डाल दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे डिस्क बनेंगे। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। y सेंटर ऑफ मास होता है, कंप्लीट y सेंटर ऑफ मास होता है पूरे सिस्टम का, इंटीग्रल ऑफ y dm बाय इंटीग्रल ऑफ dm। y का मतलब हो गया y, dm का मतलब हो गया पाई एक्स स्क्वायर dy इंटू रो, डी पाई एक्स स्क्वायर dy इंटू रो बाय इंटीग्रल ऑफ पाई एक्स स्क्वायर dy इंटू रो।
पाई को पहले बाहर निकाल के उड़ा दो, रो को उड़ा दो, बचा क्या भाई? तो बचा क्या? तो बच गया इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई। अब तुम यहां देख रहे हो दो वेरिएबल है, पर तुम्हारे पास एक इक्वेशन भी है, तुम्हारे पास एक इक्वेशन है। अब तुमको ये सोचना है इसको x के टर्म में लिखे कि y के टर्म में, कि तुम x में भी इसको कंप्लीट को x में कन्वर्ट भी कर सकते हो और y में भी कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, सबको y में ही रखते हैं, dy तो पहले से है। इस x स्क्वायर को क्या लिखेंगे यहां से? इस x स्क्वायर को यहां से लिख दो, क्या आएगा? y बाई के, इसको क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर की जगह क्या? वाई बाई के डी वाई होगा ना। देखो 1 बाई के कट जाएगा, 1 बाई के कट जाएगा। 0 से लेकर h तक जाओ, 0 से लेकर h तक जाओ, तो कितना लिख दोगे? वाई स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर डी वाई 0 से h कितना होगा? वाई क्यूब बाई 3, h क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डी वाई, वाई डी वाई क्या? वाई स्क्वायर डी वाई, वाई डी वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, एच स्क्वायर बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2h बाई 3 होगा ना। तो सेंटर ऑफ मास यहां से 2/3 ऑफ हाइट पे लाई करेगा, 2/3 ऑफ हाइट पे लाई करेगा। यहां से जो भी इसका हाइट है पैराबोला का, उसके 2/3 h पे उसका लाई करना भी चाहिए। सेंटर मास h/2 से ऊपर होना चाहिए था, वैसे भी सेंटर जो है, सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट से ऊपर ही होना चाहिए था। एग्रीड ना? एक रॉड है, उसकी लीनियर मास डेंसिटी इस तरह से वेरी कर रही है। एक रॉड है, एक रॉड है और जिसकी लीनियर मास डेंसिटी इस तरह से वेरी कर रही है कि इसको कहीं भी कट करो, जो उसका राइट पार्ट होगा उसका सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट से a डिस्टेंस राइट पे है। ये इस तरह से है, ये x इक्वल टू 0 है और ये गया है कहां तक? x इक्वल टू इंफिनिटी तक गया है। कहां तक गया है? x इक्वल टू इंफिनिटी। इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड है, एक इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड है, x इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट तक है। दिस इज इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड, इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड। इसमें लैम्डा इज वेरिंग इन सच ए वे that if we cut it at any point x, इसको कहीं भी कट कर दो x, the center mass of the remaining part, the center of mass of right part lies b distance right of cutting point. Find lambda as function of x. इसका मतलब यह है कि हम इसको मान लो यहां से कट कर रहे हैं। कहां से? हम इसको यहां से कट कर दिए, किसी पॉइंट पर आए और x इज इक्वल टू x पर मैंने इसको कट कर दिया और लेफ्ट पार्ट को हटा दिया। तो जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है ना, उसका सेंटर ऑफ मास यहां से, जो रिमेनिंग राइट पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास यहां से b डिस्टेंस राइट में लाई कर रहा है। और ये कहीं के लिए भी है, कहीं के लिए मतलब कहीं के लिए, तुम कहीं भी इसको कट करो, कट एट एनी पॉइंट x, कट इट एट एनी पॉइंट x या टेक एनी पॉइंट x, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम लाइंग टू द राइट ऑफ फ्रॉम x इक्वल टू x टू इंफिनिटी, x इक्वल टू x से लेके इनफाइनाइट तक का जो पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास यहां से b डिस्टेंस राइट पे ही आता है हमेशा। तो हमको वो लैम्डा निकालना है फंक्शन ऑफ x। तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन समझ लो, डेविड मोरिन का क्वेश्चन है, ठीक है, डेविड मोरिन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है
ऐसी चीजें हम किसी भी चैप्टर में क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इसका मेथड। क्वेश्चन ये है कि यहां से बी डिस्टेंस पे, यहां से बी डिस्टेंस पे, यहां कट करो, अगेन बी, जहां भी कट करोगे किसी भी पॉइंट के बाद जो मास है, किसी भी पॉइंट के बाद जो मास है, उस मास का सेंटर ऑफ मास वहां से बी डिस्टेंस राइट में ही आता है। तो लैम्डा किस फंक्शन में, ये निकालना है। तो हम ये कह रहे हैं, हम यहां से लेके यहां तक का सेंटर मास निकालते हैं। हम x से लेके यहां तक का सेंटर मास निकालते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सेंटर मास इस पार्ट का निकाल रहे हैं। कहां से, x से लेके इंफिनिटी तक का। लेट अस फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्ट फ्रॉम x इक्वल टू x टू x इक्वल टू इंफिनिटी। तो क्या लिखेंगे, x सेंटर ऑफ मास होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा इंटीग्रल ऑफ x dm बाय इंटीग्रल ऑफ dm। dm मतलब कितना हो गया, लैम्डा dx बाय लैम्डा dx। और x सेंटर मास क्या है बताओ। अगर यहां से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट किए, कहां से, जीरो से, सॉरी हम इसको अगर x से लेके इन्फिनिटी तक ले आ रहे हैं और इसको x से लेके इन्फिनिटी तक ले आ रहे हैं। हम x से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये कितना है बताओ, क्या ये x प्लस बी है, यही है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम है x इक्वल टू जीरो से। हम यहां से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको भी, और यहां से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको भी। तो जो कोऑर्डिनेट निकल रहा है यहां से b डिस्टेंस राइट है, यानी उसका कोऑर्डिनेट है x प्लस बी। अब क्या करना है, अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लिख दो x प्लस बी टाइम्स ऑफ, इस इंटीग्रेशन को पलट देते हैं, लैम्डा इज फंक्शन ऑफ x इंफिनिटी टू x प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू लैम्डा। याद रखना लैम्डा या कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन ऑफ x है, इंफिनिटी टू x। फिर दोनों साइड निगेटिव हो जाएगा, दोनों साइड निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव कट ही जाएगा। अब क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, किसके साथ, x के साथ। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो राइट हैंड साइड का तुमको पता है, जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन निकल जाएगा, x लैम्डा dx, सॉरी x लैम्डा, फंक्शन क्या है, x टाइम्स ऑफ लैम्डा। जब राइट साइड इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेशन निकल के फंक्शन चला आएगा। यहां जो डिफरेंशिएट करोगे तो ये a इंटू बी है ना, a इंटू बी है, तो ये होगा x प्लस बी टाइम्स ऑफ लैम्डा, x प्लस बी टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस लैम्डा प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dx। सही है, एक बार इसको रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, और एक बार इसको रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो देखो यहां से लैम्डा एक्स और यहां से लैम्डा एक्स कट जाएगा, यहां से लैम्डा एक्स, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आएगा बताओ, इस ब्रैकेट को खोलेंगे क्या आएगा, लैम्डा एक्स प्लस बी लैम्डा, लैम्डा, और यहां तो लैम्डा एक्स है ही, तो ये आ जाएगा तुमको बी लैम्डा प्लस इंटीग्रल फ्रॉम इंफिनिटी टू एक्स लैम्डा dx इज 0। सही है, अगेन डिफरेंशिएट। इसके 3 मेथड और हैं, इसके 3 मेथड और हैं, बट मुझे सिलेबस भी खत्म करना है। ठीक, तो लोग अभी 11th में हो, एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, हर चैप्टर में नया चीज बताऊंगा। b इंटू डी लैम्डा बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट, b तो कांस्टेंट है, डी लैम्डा बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा इज 0। यहां से क्या आ गया तुमको, माइनस डी लैम्डा बाई लैम्डा ई डी एक्स बाई बी आ गया, माइनस डी लैम्डा बाई लैम्डा, माइनस डी लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू डी एक्स बाई बी। इंटीग्रेट कर दो, व्हेन x इज, इंटीग्रेट कर दो सिंपली, तो कितना आ जाएगा, यहां से आएगा, यहां से क्या आ जाएगा बताओ,
माइनस यहां रखो, लॉग ऑफ लैम्डा इज माइनस एक्स बाई बी प्लस सी ना, समथिंग लॉग ऑफ लैम्डा इज माइनस एक्स बाई बी प्लस सी, ठीक है ना। तो लैम्डा आ जाएगा, यह काम करो, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक, लैम्डा नॉट से लैम्डा तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, जब 0 था तो लैम्डा नॉट था, जब x है तो लैम्डा है। यहां से आएगा तुमको लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ई टू द पावर माइनस एक्स बाई बी, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ई टू द पावर माइनस एक्स बाई बी, सही है। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ई टू द पावर माइनस एक्स बाई, अगर इस फंक्शन में वेरी करें, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। चलिए, सर कुछ हो गया? क्या हो गया? सर स्क्रीन पे अभी ठीक है, हाँ सर हो गई स्क्रीन। ठीक है। चलो, वी आर कमिंग टू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे क्वेश्चन पूछना है क्या? क्या चीज? सर ऐसे क्वेश्चन पूछना है क्या? देखो, मेंस में नहीं पूछते हैं, मेंस में नहीं पूछते हैं, एडवांस में पूछते हैं, ओलंपियाड में पूछते हैं, ठीक है। मेंस में नहीं पूछते हैं। सर हाँ, सर वो ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशंस वो चालू हो गए क्या? हाँ हाँ हो गए, करा लो। एक लिंक शेयर कर देना एक बार प्लीज। 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ठीक, मैं शेयर कर दूंगा। चलो, चलिए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वी आर कमिंग टू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमने कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कवर कर लिया है। तुम किसी भी बुक से, किसी मटेरियल से कोई भी क्वेश्चन जहां पे सेंटर ऑफ मास निकालने का हो उसको बनाओ, नहीं बने तो पूछना। जहां सेंटर ऑफ मास निकालना है किसी भी बॉडी का, चाहे कैविटी हो चाहे सुपर इम्पोजिशन हो, सेंटर ऑफ मास निकालना है, वो बनाओगे बन जाएगा। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मूव कैसे करता है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। यहां 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 इस तरह से कुछ पार्टिकल्स हैं, और यहां पर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास है, और यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब क्या होता है, ये मास m1 जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, डेल्टा r1। ये मास m2 जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, डेल्टा r2। और ये सब अपने अपने पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो सेंटर ऑफ मास जो नया कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो नया अरेंजमेंट होगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहीं और आएगा। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास भी कहीं अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, इसको बोलेंगे डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास। अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स अपना लोकेशन चेंज करेगा, पोजीशन चेंज करेगा, तो सेंटर ऑफ मास भी जो नया वाला है, जो पुराना अरेंजमेंट था और जो नया अरेंजमेंट होगा, दोनों का सेंटर ऑफ मास में कुछ शिफ्ट होगा, उसको बोलेंगे डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास। तो होता क्या है, बिकॉज तुम जानते हो कि आर सेंटर ऑफ मास होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली फॉर मेनी पार्टिकल्स, सो डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास होगा m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। ठीक, पहला बात ये समझो, अगर एक या दो पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी चेंज होगी, इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि पहले कितना था, उस चेंजेस से मतलब होता है। जैसे अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्वेश्चन ये है, एक पार्टिकल है और एक दूसरा पार्टिकल है, इसकी मास है m, इसकी मास है 2m, इसकी मास है m, इसकी मास है 2m, ठीक, और इसका कहीं सेंटर ऑफ मास यहां पर था, इसका कहीं सेंटर ऑफ मास यहां पर था। अब क्या हुआ, ये मास m मूव कर गया
5 सेंटीमीटर। ये मास m मूव कर गया राइट वर्ड, कितना 5 सेंटीमीटर। और ये मास 2m मूव कर गया राइट, कितना 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दिस प्रोसेस? ये कितना मूव करेगा? क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ये मास मूव कर गया 5 सेंटीमीटर राइट, ये मूव कर गया 2 सेंटीमीटर राइट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो क्या लिखोगे? लिखोगे डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास, m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 बाय m1 प्लस m2। लिख लो, वेक्टर है ये, याद रखना। m इंटू प्लस 5, m इंटू प्लस 5 प्लस 2m इंटू प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2m प्लस m, m प्लस 2m, यही ना? कितना हो गया बताओ, कितना आ गया? 3 प्लस 3 या माइनस 3? That means the center of mass have moved 2 centimeter right in this process. इस प्रोसेस में, इस चेंज की वजह से सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन 2 सेंटीमीटर राइट कर लेगा। समझ गए? 3 सेंटीमीटर। क्या होगा? 3 सेंटीमीटर राइट करेगा। हाँ, तो अच्छा मैं कुछ और बोल रहा हूं, 3 सेंटीमीटर राइट। दूसरा क्वेश्चन, मान लो ये मास है m, ये मास है 2m, ये मूव कर गया 5 सेंटीमीटर राइट और ये मूव कर गया 1 सेंटीमीटर लेफ्ट। तो बताना है सेंटर ऑफ मास कितना मूव करेगा? 1 सेंटीमीटर राइट। 1 सेंटीमीटर राइट करेगा ना? लिखोगे x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m इंटू प्लस 5 प्लस 2m इंटू माइनस 1। इसका साइन होता है, वेक्टर का साइन होता है। मास तो हमेशा पॉजिटिव होगा। m प्लस 2m 1 सेंटीमीटर राइट। उसी तरह से तुम 3 डायमेंशन में भी निकाल सकते हो, उसी तरह से तुम 3 डायमेंशन निकाल सकते हो, 2 डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, चलो देखते हैं। एक टेबल है, एक पुली है, यहां एक मास रखा है m और यहां एक मास हैंग कर रहा है। ये मान लो मास है m, ये मास है 2m। अभी इसको हम उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको चलो ठीक है, उससे रिलेट कर देते हैं। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये जो दिस प्लस दिस को हम सिस्टम मान रहे हैं और इसको हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, इसको बोल रहे हैं वाई एक्सिस। क्वेश्चन है 1 सेकंड में इसको छोड़ दिया गया है, या टी टाइम में m प्लस 2m दिस प्लस दिस को सिस्टम मान रहे हैं, m और 2m को कंबाइंड सिस्टम मान रहे हैं। इसका सेंटर मास कितना चलेगा? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2m प्लस m इन टाइम t। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले है बिल्कुल एक्सेलरेशन तो 1 सेकंड का काम है। खींचने वाला फोर्स है, जो पुलिंग फोर्स है वो है mg,
है ना, ये तो कट गया ना, 2 mg और नॉर्मल तो कट गया, अंत में जो पुल करने वाला नेट फोर्स है, टेंशन भी कट ही गया, mg। खींचना कितने को है, 3m को, है ना। वेट, जो वेट इसको खींच पा रहा है, यहां पर 2m इंटू जी और नॉर्मल तो कट गया, यहां टेंशन एक्शन, यहां टेंशन रिएक्शन, इसको स्ट्रेटन कर दो, इसको स्ट्रेटन कर दो। और इस पूरे सिस्टम को स्ट्रेट कर दोगे, mg नॉर्मल तो कट गया, तो ये इस तरह बन जाएगा ना, ऐसे ऐसे। पुली को स्ट्रेट कर दो, पुली को भूल जाओ, पुली को स्ट्रेट कर दो, तो ये इसको खींचने वाला फोर्स कितना है, 2 है, mg है। ये टेंशन तो कट गया, और यहां पे नॉर्मल और ये तो कट गया, mg खींचने वाला है, और खींचना किसको है, 3m को, तो एक्सेलरेशन आएगा g/3। एक्सेलरेशन इसका भी कितना आएगा, g/3 इसका भी, यानी कि ये कितना डिस्टेंस चलेगा t टाइम में, हाफ g/3 इंटू टी स्क्वायर चलेगा ना। ये कितना चलेगा, हाफ g/3 इंटू टी, दोनों तो इक्वली चलेगा, चलेगा ना। सर एक्स डायरेक्शन में gt²/9 चलेगा सेंटर ऑफ मास, और वाई डायरेक्शन में gt²/8। देख लेते हैं, gt²/8 gt²/9 और gt²/8 देख लेते हैं। ये मान लो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है, मान लो d, तो ये भी डिस्टेंस है d। तो सिंपल सी बात है, 2m मास कितना चला, 2m मास का डेल्टा r है d i कैप, सही है। 2m मास का डिस्प्लेसमेंट है d i कैप, और m मास का डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ, माइनस डी जे कैप, है ना। अगर नीचे पॉजिटिव मान ले तो मान लेंगे तब ना, हम वहां दिए हुए ना। हाँ सर ठीक है। तो उस केस में जो डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में आएगा, m1 माइनस डी जे कैप प्लस m2 डी आई कैप बाय m प्लस 2m, दैट इज इक्वल टू सॉरी 2d आई कैप माइनस डी जे कैप बाय 3 होगा। और d को तो तुम जानते हो कितना है, d तुम जानते हो कितना है। मान लो तुमसे मैं इस तरह से पूछें, क्या पूछें, एक एटवुड मशीन है, ये है m, ये है 3m, छोड़ दिया। t टाइम में सेंटर मास कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, t टाइम में सेंटर मास कितना नीचे जाएगा, तो ये बताओ ये कितना जाएगा नीचे। पहले बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, g/2 m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 इंटू जी, g/2 होगा ना। हाँ सर, ये सर तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ये तो समझ गए, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। हाफ g/2 इंटू टी स्क्वायर, इसको मान लो d मान लो, ये नीचे d जाएगा, ये ऊपर जाएगा d। तो इसको लोगे निगेटिव, इसको अगर पॉजिटिव मानोगे इसको नेगेटिव मानोगे, और अगर इसको पॉजिटिव मानो इसको नेगेटिव मानोगे, तुम्हारी मर्जी है। तुमको आंसर वही है, तुमको लिखना है डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो तुम यहां पे लिख सकते हो डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास, डाउनवर्ड हम ले रहे हैं, किसके इक्वल होगा, 3m इंटू डी, 3m इंटू डी प्लस m इंटू माइनस डी बाय 3m प्लस m होगा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, d/2 होगा, d/2 सही है, हाँ d/2 होगा। यानी सेंटर मास कितना नीचे गया बताओ,
d/2 का मतलब है t टाइम में d/2 मतलब है g/8t², होगा ना? ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये 53 डिग्री और ये 37 डिग्री। यहां एक पुली लगा हुआ है, यहां मास m, यहां भी मास m। ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, या किसी को जो मानना मान लो। t टाइम में इसका सेंटर मास कितना चलेगा? निकाल रहा हूं, देखो इधर इसको खींचने वाला फोर्स जो है, दोनों का मास इक्वल है। इधर इसको खींचने वाला फोर्स कितना है? इधर इसको खींचने वाला फोर्स कितना है? mg sin 53 डिग्री। और इसको इधर खींचने वाला फोर्स कितना है? mg sin 37 डिग्री। ये ज्यादा है ना? ये ज्यादा है ना? यस सर। इधर एक्सेलरेट कर जाएगा, ये करना भी चाहिए। कितना होगा एक्सेलरेशन? कितना होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा mg sin 53 डिग्री माइनस mg sin 37 डिग्री। नेट फोर्स, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, दो लगे हुए हैं। एक ट्रेन में इंजन लगे हैं दो, एक उसको फॉरवर्ड खींच रहा है, एक उसको बैकवर्ड खींच रहा है। फॉरवर्ड वाले का फोर्स ज्यादा है तो उधर चलेगा। यार टोटल मास कितना है? 2m। इसको मान लो 10, g को मान लो 10, 10/2 sin 53 डिग्री 4/5 sin 37 डिग्री 3/5, कितना हो गया? 1 आ गया ना? 1। आ गया ना? 1। अब निकाल सकते हो चाहोगे तो, ठीक है। अब देखो, खैर ये तो इलस्ट्रेशन थे कुछ कुछ की, इसको बढ़ा दो उसको बढ़ा दो, क्या होगा इसका। अब हम इस पे आ रहे हैं। देखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे होता है वो देखो। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे होता है? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और समझना इसको। तुम जानते हो कि R सेंटर ऑफ मास होता है m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2, पहला चीज। दूसरा, डेल्टा R सेंटर ऑफ मास होता है m1 डेल्टा r1 m2 डेल्टा r2 बाय m1 प्लस m2। तीसरा, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दे, इसको डिफरेंशिएट कर दे टाइम के साथ, और इसको हम डिफरेंशिएट कर दे टाइम के साथ, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मास तो कांस्टेंट है, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। इसको बोलते हैं हम m1 v1 वेक्टर को बोलते हैं मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। m1 v1 को क्या बोलते हैं? सो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के साथ, तो dr1/dt होगा v1, dr2/dt होगा v2 और dvcm/dt होगा vcm। इसको हम बोलते हैं मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इसको बोलते हैं मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। इसको बोलते हैं मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो VCM क्या होता है? VCM क्या होता है, या यूं कहो कि टोटल, जब भी तुमको किसी सिस्टम का मोमेंटम लिखना है तो उसका टोटल मास को उसके वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से क्या मिल रहा है तुमको? मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम, द नेट मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास।
ठीक, अगेन इसको डिफरेंशिएट करो, चौथा ये होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर by m1 plus m2. What is m1a1 vector? This is the force acting on one mass into acceleration. क्या होता है? Force, net force on particle 1. m2a2 मतलब क्या है? Net force acting on particle 2 by total mass m. ये क्या लिख सकते हो? F net, vector sum of all the forces acting on the individual particles. Vector sum of all the forces acting on the individual particles divided by mass. ये ना, सही है जी? अब ये बताओ, अगर मास, अगर हम ये दो पार्टिकल को छोड़ देते हैं, एक की मास m है m1, एक की मास है m2, और दोनों पार्टिकल अपने ग्रेविटेशनल फोर्स में अट्रैक्ट हो रहा है, दोनों बीच में एक फोर्स है, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इधर अट्रैक्शन, और इस पे लग रहा है वही ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ये वेक्टर f है तो ये वेक्टर माइनस f है, यही है ना? तो इसकी एक्सीलरेशन होगी a1 वेक्टर, तो इसकी एक्सीलरेशन होगी इधर की तरफ a2 वेक्टर। तो ये बताओ m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर कितना आएगा यहाँ पे? m1a1 वेक्टर मीन्स f ग्रेविटेशन एक्शन, m2a2 वेक्टर माइनस f ग्रेविटेशन रिएक्शन, तो क्या होगा? कट जाएगा ना? देखो तो, हेलो, तो कट जाएगा ना? अगर हम इसको सिस्टम मान लें, किसको? m1 और m2 को सिस्टम मान लें, m1 और m2 को सिस्टम मान लें, तो जो m1 और m2 के बीच का एक्शन रिएक्शन पेयर है, m1 जो फोर्स m2 पे लगा रहा है और m2 उसका रिएक्शन जो m1 पे लगा रहा है, उन दोनों की वजह से मास इनटू एक्सीलरेशन, मास एक्सीलरेशन इक्वल अपोजिट हो, कट जाएगा। तो हम यहां भी देखेंगे, हाँ, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, ये भी एक्सेलरेट करेगा, पर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सेंटर ऑफ मास, याद रखना, अगर इसको राइट और इसको लेफ्ट इस तरह से मूव कराया जाए, इसको राइट और इसको लेफ्ट इस तरह से मूव कराया जाए, इसके राइट चलने की वजह से सेंटर ऑफ मास राइट जाना चाहिए, और इसके लेफ्ट चलने की वजह से सेंटर ऑफ मास लेफ्ट जाना चाहिए। अगर दोनों इस तरह से चल रहा है कि इसकी वजह से जितना इसको राइट जाना चाहिए, इसकी वजह से जितना लेफ्ट, दोनों कैंसिल हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पूरे प्रोसेस में ही रहेगा। हम इसको लिखते हैं एक्सटर्नल फोर्स। क्यों लिखते हैं? बिकॉज ड्यू टू इंटरनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर, यहां पे जब भी तुम फोर्स लोगे F1 प्लस F2 प्लस F3, तो एक्शन रिएक्शन पेयर का जब भी होगा, तो जब यहां F आएगा एक्शन में, तो रिएक्शन में कहीं के माइनस F भी आएगा। एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है? एक अगर A ने B पर फोर्स वेक्टर F लगाया, तो B ने A पर फोर्स वेक्टर माइनस F लगाया ना? कि नहीं? हाँ सर, लगाया। तो अगर मैंने A और B को सिस्टम माना है, समझो, अगर मैंने A प्लस B को सिस्टम माना है, तो A जो B पे लगा रहा है और B जो A पे लगा रहा है, वो कट जाएगा। क्योंकि वहां यहां पे तुम क्या करोगे? सारे फोर्सेज जो A पे लग रहे हैं और सारे फोर्सेज जो B पे लग रहे हैं, समझो, अगर ये मेरा A है और ये मेरा B है, हमने इसको सिस्टम मान लिया, और बाहर में एक C है, बाहर में एक C है, हम इसको सिस्टम मान रहे हैं। अब A के ऊपर दो फोर्स है, कौन कौन सा?
एक जो बी लगा रहा है, ए के ऊपर दो फोर्स है, एक जो बी लगा रहा है जो ए और बी के बीच का है, और एक जो सी लगा रहा है ए और सी के बीच का है, ठीक है। बी के ऊपर दो फोर्स है, एक जो ए और बी में लग रहा है और एक जो सी लगा रहा है, समझ रहे हो। ये दोनों कट जाएगा जब हम वेक्टर सम करेंगे। ए पर जो जो फोर्स लग रहा है सब ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। बी पे जो जो फोर्स लग रहा है ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो जो फोर्स उसका आपस का फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार प्लस साइन के साथ आएगा, दूसरी बार माइनस साइन के साथ आएगा। तो इसको तुम नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, समझ रहे हो। यानी जब तुम यहां पर लोगे फोर्स यहां पर, तो कौन सा बचेगा बता रहा हूं। फोर्स बचेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी बच जाएगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो सिस्टम के बाहर है। याद रखना, एनी फोर्स, एनी इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स क्या होता है, वो तुम्हारे सिस्टम पे डिपेंड करता है। एप्पल पे जो अर्थ फोर्स लगा रहा है, अगर हम एप्पल को सिस्टम माने, और हम एप्पल को सिस्टम माने, तो एप्पल को सिस्टम माने तो अर्थ एक्सटर्नल फोर्स है। अगर हम एप्पल को सिस्टम मान रहे हैं तो अर्थ इस सिस्टम के बाहर है। लेकिन अगर हम एप्पल प्लस अर्थ को सिस्टम मान रहे हैं तो वो इंटरनल फोर्स है। एप्पल ले रहे हैं तो एप्पल पे ग्रेविटी सिर्फ लग रहा है, बट अगर हम अर्थ और एप्पल दोनों को ले रहे हैं तो एप्पल जिस फोर्स से अर्थ को खींच रहा है ऊपर, उसी फोर्स से अर्थ एप्पल को खींच रहा है नीचे। एक्शन रिएक्शन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। एनी इंटरनल फोर्स हैज नो रोल। इंटरनल फोर्स का मतलब क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर। हैज नो रोल इन एक्सिलरेटिंग इन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास का मोशन, किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का मोशन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, एक्शन है तो रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन है तो एक्शन। एक्शन रिएक्शन जहां दोनों आ गया तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। एनी इंटरनल फोर्स, दैट मीन्स एक्शन रिएक्शन पेयर बोथ have no role in motion of center of mass. Center of mass can only be altered by center of mass motion can only be altered by external force. External का मतलब है एक्शन और रिएक्शन, एक्शन ओनली। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ये है, समझो एक बॉम्ब रखा हुआ है, एक्सप्लोड कर गया। एक बॉम्ब रखा था, एक्सप्लोड कर गया और टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। एक फ्रैगमेंट उधर गया, एक फ्रैगमेंट उधर, एक फ्रैगमेंट इधर गया, बट सेंटर मास जहां तो वहीं रहेगा। किसी भी टाइम पर उनके फ्रैगमेंट्स का जब सेंटर मास निकालोगे तो इनिशियल पॉइंट पे ही आएगा। क्यों, कैसे, एक्सप्लोजन में हुआ क्या, दो टुकड़े बने, एक ने खुद को इधर पुश किया, उसी का रिएक्शन इसके ऊपर लगा। बॉम्ब कैसे एक्सप्लोड करेगा, ये एक बॉम्ब है, इस तरह से था, एक्सप्लोड किया, इसने इसको पुश किया और इसने उसी रिएक्शन से इसको पुश किया, ये इधर भागा, ये इधर भागा, बट एक्शन और रिएक्शन दोनों है। इसीलिए इस सिस्टम का ये भले कहीं चला जाए, एक तीसरा टुकड़ा होगा जो यहां जा रहा होगा, पर तीनों का किसी मोमेंट सेंटर मास निकालोगे जहां था वहीं आएगा।